पहले देखना है सिलेबस, उस सिलेबस के पश्चात हमको देखना है सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसके अलावा आपका तीसरा काम होगा, जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखें तो आपको देखना है अपना, जैसे ही आप तैयारी स्टार्ट करते तो आपको सबसे पहले बनाना चाहिए अपना टाइम टेबल। वो टाइम टेबल आपको डिसाइड करना है। अगर आप बिगिनर हैं और आप कॉलेज के साथ पढ़ रहे हैं तो आपको मैनेज करना चाहिए कि आप पहले चीज़ों को अच्छे से डीप में समझें। उसके लिए आप एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में टाइम टेबल बनाएं। और अदरवाइज अगर आप कंटिन्यूसली ये तैयारी करते जा रहे हैं तो आपको देखना होगा कि अभी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके अकॉर्डिंगली आपके पास कितना टाइम है। तो सबसे पहले आप एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में टाइम देखिए। उसके बाद अपना डेज के हिसाब से और यूनिट के हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना होगा। तो मेरा सबसे पहले कहना ये है कि मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी कि हम जो भी यूनिट्स होती हैं या जो भी हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं ऐसा करती थी, मैं अपने पूरे दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती थी। सबसे पहला ये होता है कि हमारी कुछ बड़ी यूनिट्स होती हैं। एक्चुअली सिलेबस जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि जो हमारी बड़ी यूनिट है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और बहुत वास्ट सब्जेक्ट होते हैं चूँकि, तो हम उसमें डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमें वो करना है, हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं, लेकिन उसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हर एक यूनिट का वेटेज बराबर है एमपीपीएससी में। तो जितना ही हम टाइम बड़े यूनिट्स को दे रहे हैं उतना ही टाइम हमें कुछ छोटी यूनिट्स को भी देना होगा। तो मेरा कहना है कि चूंकि एमपीपीएससी का पेपर है तो आप इसको 3 पार्ट्स में दिन को अपने डिवाइड करें, या जो भी आपका टाइम का पीरियड आपने डिसाइड कर रखा है एक दिन में ड्यूरेशन वाइज, उसको आप 3 टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक आपको पार्ट एमपी का रखना चाहिए, चूंकि एमपीपीएससी है, ऑलमोस्ट 40-50 या कभी कभी 55 क्वेश्चंस भी जो होते हैं हमारे एमपी पे ही आते हैं। तो एक बड़ा पोर्शन आप रखें एमपी को कवर करने के लिए। उसके बाद आपको एक सेकेंड पोर्शन रखना है छोटी यूनिट्स के लिए, और उसके बाद आपका जो थर्ड पोर्शन है वो आप रखें कुछ बड़ी यूनिट्स के लिए। तो इस प्रकार मिक्स एंड मैच करके हम अपनी एक सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो आपको ये तीसरा टाइम टेबल बहुत अच्छे से मैनेज करना है। उसके साथ ही मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप जब भी अपनी तैयारी करें तो उसमें करंट को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दें। प्रीलिम्स के लिए तो फिर भी ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हाँ, बजट और इकोनॉमी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके करंट से, लेकिन मेंस के लिए आपको ये चीज़ मैनेज करनी ही चाहिए। करंट की बात कर रही थी मैं कि करंट के लिए आपको बेसिकली ये चीज मैनेज करनी चाहिए। मेंस में करंट का बहुत ज्यादा वेटेज होता है। जो भी आपसे टॉपिक पूछे जाते हैं, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें यदि आप करंट का थोड़ा सा भी पार्ट इन्वॉल्व कर देते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है, जो आपका आंसर है, उसका वेटेज कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जो भी चेक करने वाले होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, उनको ये दिखता है कि ये बच्चा पढ़ाई के लिए सिंसियर होने के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण से अवेयर है, और आगे जो भी परेशानी आएंगी एज अ प्रशासनिक सेवक आप उसको अपने एनवायरमेंट के अनुकूल ही करेंगे। तो मुझे लगता है करंट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्री के दौरान भी मुझे लगता है करंट थोड़ा सा एक बच्चों को परेशान करने वाला विषय रहता है, तो मुझे लगता है कुछ आप रख सकते हैं नोट्स। जैसे मैंने एमपी के लिए रखे थे तथ्यवाद के नोट्स, और इसके अलावा एग्जामपीडिया, और जो हमारा और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय समसामयिक होता है उसके लिए स्पीडी भी होती है। इसके अलावा कुछ यूट्यूब पे कुछ उस टाइम पे वीडियोस आने लगते हैं हमारे एग्जाम टाइम पे, तो जैसे हिंद एकेडमी है या कोई और एकेडमी है, मैं किसी पर्सनल एकेडमी का नाम नहीं ले रही, लेकिन जो भी आपको सही लगते हैं नोट्स उसके हिसाब से आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। करंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन। आप एक बार करंट देख के ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको ये याद ही रह जाएगा। हाँ, हो सकता है एग्जाम में आपके माइंड में ये चीज क्लिक कर जाए, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप करंट में भी उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहें। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे एमपीपीएससी की जर्नी के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है वो है आपका रिवीजन। जब भी आप पढ़ें, अपने यूनिट्स को डिसाइड करें, टाइम टेबल को डिसाइड करें, तो आपका जो भी यूनिट है उसमें कुछ नया पढ़ने के साथ एक टाइम का पोर्शन आपको रखना चाहिए जिसमें आप उस सब्जेक्ट को सिर्फ रिवाइज करें, एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स। मैं मान के चलती हूँ कि आपने जो कल पढ़ा हुआ है उसको आज आप रिवाइज करेंगे ही करेंगे, भले ही आप 15 मिनट कुछ नया पढ़ने से चूक जाए, लेकिन आपको वो बाकी का जो पिछला पढ़ा हुआ है उसके लिए आपको 15 मिनट देने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा। तो सबसे पहले आपको मार्केट से जो भी आपको नोट्स लगते हैं आप जाइए, अपने हिसाब से उसको चूज कीजिए, थोड़ा सा चूजी बनिए जब भी आप नोट्स डिसाइड करें। लेकिन एक बार जैसे ही वो नोट्स डिसाइड हो जाते हैं तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो नोट्स आपको कॉम्पैक्टनेस के साथ आने ही आने चाहिए।
भटके नहीं ज़्यादा, मैं यही सजेस्ट करूँगी। एक नोट्स रखें सबसे पहले, उसको बेस बनाएँ, सोच समझ के नोट्स चूज़ करें, उसको बेस बनाएँ। उसके बाद आप उस बेस को कंप्लीट करें, उस नोट्स को कंप्लीट करें। उसके बाद आप जाएँ, डायमेंशन खोजें, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ। कम से कम 2 से 3 सोर्सेज़ देख लें, क्योंकि एक कोई भी सोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं होता है किसी भी तरीके से। तो आप उसके बाद आप रिसोर्सेज़ देखें और उनको थोड़ा कॉम्पैक्ट करें, और जो भी रिसोर्सेज़ देखें उसमें कंटिन्यूअसली आपका रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको सबसे पहले देखना है कि आपको वो सारी चीज़ें आती हैं कि नहीं। और जब भी आप पढ़ें, मैं यही कहूँगी कि एग्ज़ाम की जो डिज़ायर है उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। आप एक ब्लाइंड उसके साथ ना पढ़ें कभी भी। अपना सिलेबस सामने रखें, एग्ज़ाम की डिज़ायर को समझें कि क्वेश्चंस किस पैटर्न में आते हैं, किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, उस सब्जेक्ट में किस पार्ट का वेटेज ज़्यादा है। जैसे कि अगर पॉलिटी की हम बात करते हैं तो पॉलिटी में कुछ संविधान संशोधन हमेशा आते हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। जैसे भूगोल होता है तो एमपी का भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसको हमें करना चाहिए। ज्योग्राफी में आप मैप के साथ इसको कनेक्ट करके पढ़ें, क्योंकि ज्योग्राफी कि मेनली क्वेश्चन आते ही मैप से हैं, तो कई बार जब आप मैप से उसको कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो आप बहुत बेसिकली बहुत इजीली आप वो चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके अलावा एमपी जो है, एमपी में आपको देखना है कि कौन से पार्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा है, उस पूरे पार्ट में किस स्पेशल टॉपिक कह सकते हैं उसका वेटेज सबसे ज़्यादा। जैसे खनिज बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एमपी में। बजट एमपी का और इंडिया का आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। जो IMF वगैरह होते हैं, वर्ल्ड वगैरह होते हैं, इनका जो आता है कि जीडीपी रेट क्या हो सकती है, ये सारे जो फैक्ट्स होते हैं ये हर बार आते हैं और पूछे ही जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आप मेनली कर सकते हैं। उसके अलावा मैं कहूँगी किसी भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी संस्था की टेस्ट सीरीज लीजिए, या आपको कंटिन्यूस जो आपकी कंटिन्यूसली में चल रही है टेस्ट सीरीज वही लीजिए। आप कोई प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज उठा सकते हैं, किसी फोटोकॉपी शॉप से टेस्ट सीरीज उठा सकते हैं, या किसी, अगर आपके पास ये सुविधाएं हैं तो आप किसी संस्था में जाकर भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है स्टार्टिंग में आपको एक टेस्ट सीरीज बेसिकली लेनी चाहिए। आप सबसे पहले क्वेश्चंस देखें, उन्हें अटेम्प्ट करें, उन्हें अटेम्प्ट करने के लिए अपने अंदर टेम्परामेंट मेंटेन करें, और देखें कि हमारे जो एग्जाम टाइम रहेगा उसमें हमें, चूंकि प्रीलिम्स होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, OMR भरना है, तो सबसे पहले जो 4 ऑब्जेक्ट है उसमें से एक ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट कर सके, ये हमें अपना माइंड सेट सबसे पहले मैनेज करना होगा। उसके बाद सेकेंड हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो OMR सीट हो उसमें हम सही गोले भरें, क्योंकि ये कई बार हुआ है, मेरे साथ खुद हुआ है, मेरे बहुत सारे साथियों के साथ हुआ है कि हमें क्वेश्चंस पता होते हैं, कई बार हम उन क्वेश्चंस को सही से रीड नहीं करते हैं, और उस रीड ना करने की वजह से हम कुछ गलत गोले भरते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वहां पर हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता है, या तो हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है, और कई बार हम गोले ही गलत भर देते हैं। तो ये जो कुछ ह्यूमन एरर है इनको हमें कम करना है, ताकि कई बार हमारा जो 1-2 मार्क्स से रह जाता है, हमारा प्रीलिम्स अटक जाता है, वो वाली सिचुएशन हमारे पास ना आए। क्योंकि मेहनत ऑलमोस्ट सारे के सारे बराबर करते हैं, लेकिन ये जो 1-2 चीजें होती है जो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं, ये वहां पे कुछ ह्यूमन एरर क्रिएट करती हैं, और उस ह्यूमन एरर की वजह से कई लोगों का 1 से 2 नंबर से वो प्रीलिम्स रह जाता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये ह्यूमन एरर ना हो। और प्रीलिम्स में मुझे लगता है, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उसमें हमारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए पेपर के टाइम जो टेम्परामेंट है उसको मैनेज करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने आज तक जो पढ़ा है या आज तक जो भी सीखा है उसका फल केवल तभी साकार होगा जब हम पेपर के टाइम एक अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो हमें कोशिश करनी होगी कि हमारी वो जो परफॉर्मेंस है वो बेटर रहे, और उसके लिए हमें पेपर के टाइम पे अपना टेम्परामेंट बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा। वहां जाएं, सुकून से रहें, सुकून से एक बार पेपर पढ़ें। पेपर मुझे लगता है लास्ट के लिए गोले तो बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हड़बड़ी में पहली बार में भी गोले नहीं भर लेने चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं पेपर के लिए कम से कम 3 रीडिंग लेती हूँ। पहली रीडिंग लेती हूँ जिसमें मैं 100% श्योर होती हूँ, वो गोले भर वो 100% श्योर होने के बाद मैं वो गोले भर देती हूँ सबसे पहले। उसके बाद मैं दूसरी रीडिंग लेती हूँ जिसमें मुझे ऑलमोस्ट सिर्फ 5 to 10% का डाउट होता है, मैं उसे खत्म करती हूँ। फिर तीसरी रीडिंग में लेती हूँ जिसमें मैं सारे जो ये कंफ्यूजिंग
क्वेश्चंस होते हैं या फिर जिनका मुझे आंसर्स नहीं ही पता है उन्हें खत्म करने की कोशिश करती हूँ। तो कभी भी एक रीडिंग में पूरे गोले ना भरें, दूसरी रीडिंग ले ही ले, उधर आराम से इतना टाइम होता है कि आप 3 रीडिंग ले सकते हैं और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके चलें। एक बार क्वेश्चंस चेक कर लें, दोबारा से पढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में लिखा होता है हाँ और हम उसको समझ लेते हैं नहीं, और कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है नहीं और हम उसको पढ़ते ही नहीं है। तो वो जो 4 ऑप्शन होते हैं उन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, हम अपने मेंटली हम उस क्वेश्चन को बना लेते हैं कि ये क्वेश्चन है और हम उसके हिसाब से टिक कर देते हैं। तो हमें ये गलतियां नहीं करनी है फॉर श्योर प्रीलिम्स में।